फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल, अपने एप्लीकेशन केसीएल ट्यूटोरियल में। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज की क्लास में, क्या डिस्कस करने वाले हैं आपको बताएंगे। जी गुरुलाल जी, गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे थे डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है। फर्स्ट ईयर का टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग, जो कि सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। और उस फार्माकोग्नोसी में अगर आपको लास्ट क्लास याद होगा तो हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे और उसका लेक्चर नंबर 1 हो गया था। आज की क्लास में हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 फार्माकोग्नोसी, ठीक है। युवराज जी, गुड इवनिंग। और उसके बाद टॉपिक था हर्ब्स एंड मेडिसिन, यानी प्लांट से मिलने वाले जो हर्ब्स होते हैं उनसे जो दवाइयां बनाई जाती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। इसमें टॉपिक है न्यूट्रास्यूटिकल, बिजनेस वगैरह वगैरह, कई अलग अलग डिफरेंट थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे जिसको हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में लगभग इसका 60% पोर्शन हम लोगों ने खत्म कर लिया था इस चैप्टर का। लेक्चर नंबर 2 में यानी चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2 लेकर हम आए आज क्लास में, और आज इस चैप्टर को हम यहाँ पे खत्म करेंगे। तो जल्दी से लोग लाइव आ जाइए और क्लास शुरू करते हैं। जी खान साहब, गुड इवनिंग। करीब 3-4 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग भी लाइव आ चुके हैं। तो जल्दी से अपना आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको क्या क्लास प्रॉपर दिखाई दे रहा है, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, ताकि मैं इस क्लास को अभी यहाँ पे शुरू कर सकूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, जल्दी से लाइव आ जाइए सब लोग। जी गोरलाल जी, ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको आवाज प्रॉपर आ रही है, वेरी गुड। चलिए, चैप्टर था हर्ब्स फॉर हेल्थ एंड फूड। ये हम लोग लास्ट क्लास में नेचुरल फूड क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड क्या होता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। न्यूट्रास्यूटिकल किन दो शब्दों से मिलकर बना है, न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्लास न्यूट्रास्यूटिकल कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था, लोग लाइव थे। कौन कौन से डिजीज में इसका कहां इस्तेमाल है, क्या क्या इसका स्कोप है न्यूट्रास्यूटिकल के, ये भी हमने लास्ट क्लास में दोस्तों देखा था, ठीक है। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक क्या होता है, ये भी एक टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। जिन लोगों ने लास्ट क्लास को अटेंड नहीं किया है वो जाके प्लेलिस्ट में कंटेंट सेक्शन में एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से फूड होते हैं, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, हम लोगों ने इसको क्लास को भी देखा था। कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे, क्या प्रॉपर्टीज होती है प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की, ये हम लोगों ने इस क्लास में ऑलरेडी दोस्तों लास्ट क्लास में देख लिया था। प्रीबायोटिक डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके आगे डिस्कस करने वाले टॉपिक, ये सब हम लोगों ने लेकर आज हम बात करने वाले नए टॉपिक के बारे में, व्हाट इज द एंटीऑक्सीडेंट। जी हाँ, एंटीऑक्सीडेंट एक बहुत ही अच्छी चीज है, एक फाइटोकेमिकल है, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है, जो कि प्लांट से मिलता है। और एक सबसे खतरनाक बीमारी जिसे कहते हैं कैंसर, कैंसर जैसी बीमारी के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको ठीक करने के लिए। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है, कैसे काम करता है, प्लांट से मिलते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए मैं क्लास पे आता हूँ, अपने बोर्ड की तरफ चलता हूं और बोर्ड में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो दोस्तों, होता क्या है कि जो हमारा जो इंसान का, जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, उसका शरीर का जो ये स्किन है, वो जो स्किन है वो किसका बना है, वो सेल्स के बने हैं, और उसमें पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन। अगर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आपको डिफाइन करना चाहें तो आप देखेंगे, मान लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, उसमें फास्फोलिपिड्स है, और फास्फोलिपिड्स के साथ आप देखेंगे कि ढेर सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ये जो मैं ऑक्सीजन दिखा रहा हूं, ओ, ये सभी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। इसके ऊपर आप देखते हैं कि 2 लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के ऊपर, ये आप सब लोग जानते हैं अच्छे से, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होता है, ठीक है। या इसको नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ये सबको पता है। ये ऑक्सीजन क्यों है दोस्तों, ये ऑक्सीजन हमारे सेल यानी हमारी जो बॉडी है, हमारी जो कोशिका है, हमारी जो स्किन है, सभी ऑर्गेन्स जो है वो फास्फोलिपिड्स के बने। अब होता क्या है कि किसी भी कारण से वो कारण केमिकल हो सकते हैं। आपने कहीं ऐसी जगह गए जहां पे कोई केमिकल आपकी बॉडी में रिएक्शन किया, कोई केमिकल अटैक किया है, कुछ आपने अंडे बंडे खाया, या फिजिकल फैक्टर हो सकता है, या रेडिएशन फैक्टर हो सकता है, हजारों कारण है। लोग कहते हैं कि गर्म चाय पीने से प्लास्टिक गिलास में कैंसर होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये दवा खाने से कैंसर होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि प्लास्टिक की बोतल में पीने से कैंसर होता है। बहुत सारे रीजंस हैं जो लोग बताते हैं, जो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। तो किसी भी कारण से जब आपके बॉडी में कुछ रिएजेंट है
वो अटैक करते हैं। तो अटैक जब करते हैं तो ये हमारा ऑक्सीजन जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन बचता है, ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों फ्री रेडिकल। इस ऑक्सीजन के पास जो ऊपर की तरफ दो इलेक्ट्रॉन है, वो एलर्जन आगे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बचते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। मैं आपको छोटा सा मैकेनिज्म समझा रहा हूं। जैसे डबल इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कहते हैं, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल कहते हैं। अब ये फ्री रेडिकल अपने ये हो जाता है हाईली अनस्टेबल। ये वर्ड याद रखिएगा, ये हो जाता है हाईली अनस्टेबल, क्योंकि फ्री रेडिकल कभी रेडिकल के फॉर्म में नहीं रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं उन्हें तुरंत एक ऑक्सीजन मिल जाए ताकि उनका पेयर पूरा हो। अब ये अपना पेयर पूरा करने के लिए अपने बगल वाले ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और इसका ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा। जब अपन इसका ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा तो ये तो दो हो जाएंगे, लेकिन इसका एक बचेगा। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फ्री रेडिकल। ध्यान समझिएगा, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया फ्री रेडिकल में। अब ये अपने ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए बगल वाले पर अटैक करेगा और खींच के अपनी तरफ ले जाएगा, तो बचेगा इसके पास एक ऑक्सीजन। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें फ्री रेडिकल में। उसी तरह से ये बगल वाले पर अटैक करेगा, वो अपने बगल वाले को, अपने बगल वाले को, अपने बगल वाले पे। यानी कि जब एक सेल में किसी तरह से कैंसर डेवलप होता है तो बहुत तेजी से संख्या बढ़ती है। ये ऑटोमेटिक अपने बगल वाले पर अटैक करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं तो होता है ऑक्सीडाइज करना। ऑक्सीडाइज करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और एक समय ऐसा आता है कि पूरी बॉडी की जो सेल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि कैंसर का बहुत बड़ा कारण। अब ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट कुछ ऐसे केमिकल हैं, ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं, कुछ ऐसे जड़ी बूटियां हैं जो ऑक्सीडेंट को रोकती है। एंटीऑक्सीडेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, एंटी प्लस ऑक्सीडेंट। एंटी मतलब रोकना, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन। यानी कि ये को रोकते कैसे करते हैं? ये यहाँ पे जैसे ही फ्री रेडिकल बनता है, ये एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन भेज देती है इसके पास, क्योंकि फ्री रेडिकल बन चुका था, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था बैलेंस स्टेबल होने के लिए। तो ये क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब ये बगल वाले पे अटैक नहीं करेगा, ये अपने बगल पे अटैक नहीं करेगा, ये अपने बगल पे अटैक नहीं करेगा। दैट्स व्हाई इसके एक इलेक्ट्रॉन दे देने से ये स्टेबल हो गई, ये सीरीज रिएक्शन जो हो रही थी वो रुक गई। अब ये हमारी बॉडी जो है ऑक्सीडाइज होने से बच गई। आप सुन रहे हैं कि किसका नाम क्यों है एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में बेसिकली कैंसर के लिए, एजिंग फैक्टर मतलब क्या होता है, जब शरीर बहुत तेजी से बूढ़ा होने लगे, स्किन डेड होने लगे, उसको रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऐसे काम करता है एंटीऑक्सीडेंट, मैंने आपको समझा दिया। अब इसके नोट्स की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट आर कंपाउंड्स दैट इनहिबिट ऑक्सीडेशन। यानी कि जो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, उसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सच एज थायरोल्स एंड एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी में एक्ट टू इनहिबिट दीस रिएक्शंस। यानी कि बेसिकली दो मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, एक विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, और एक थायरोल। ये दोनों कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है। ये इस रिएक्शन को इनहिबिट करते हैं। कौन सी रिएक्शन? कुछ मैंने बताया कि जो रिएक्शन फिर रेडिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, बॉडी ऑक्सीडाइज होने लगती है, उस रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। टू बैलेंस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, प्लांट्स एंड एनिमल मेंटेन कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ओवरलैपिंग एंटीऑक्सीडेंट सच एज ग्लूटाथियोन। हमारे प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर कुछ अमीनो एसिड्स जैसे ग्लूटाथियोन है, ये इनके अंदर प्लांट्स से बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम पाया जाता है जो प्लांट्स को एंटीऑक्सीडेंट करने से, ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। ये प्लांट्स की खास खूबी है। The only dietary antioxidant are vitamin A, vitamin C and vitamin E. यानी तीन ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जिसे हमें खाने के साथ खाना चाहिए। उसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, तीनों विटामिन बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अगर हम इसको भोजन के साथ ग्रहण करेंगे, सलाद के रूप में, खाने के रूप में, तो हम अपने शरीर को बचा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट है। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, कहां से एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, कौन कौन से खाने में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपके शरीर को, आपको लंबे समय तक जवान रहना है, फिट रहना है, आपकी बॉडी को ऑक्सीडेशन से बचाना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन ज्यादा होने से शरीर पे, चेहरे होने पे झुर्रियां पड़ जाती है, आप बूढ़े दिखने लगते हैं उम्र से पहले। डार्क चॉकलेट्स इज वेरी गुड। देखिए, आप जो मार्केट में खाते हैं चॉकलेट, वो डार्क, उसमें बहुत चॉकलेट कम होता है, उसमें शुगर ज्यादा होता है। डार्क चॉकलेट में चॉकलेट ज्यादा होता है और शुगर कम होता है, तो थोड़ा कड़वा लगेगा। और आर्टिचोक से ग्रीन टी है, वेरी गुड। स्पिनिच पालक है, स्वीट बेरी है, केल है,
रेड कैबेज है, गोभी जो आती है, बीन्स है, ब्लूबेरीज है, ये सब बहुत अच्छे सोर्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि इन प्रिजर्वेटिव इन फूड एंड कॉस्मेटिक द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीडेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट रिडॉक्स बैलेंसेस इन मेंटेनिंग द हेल्दी सेलुलर माइक्रोएनवायरनमेंट। देखिए जब भी ये कोई खाना हम पैकेट के फॉर्म में बेचते हैं, कोई दवा है, कोई न्यूट्रिएंट्स है, कुछ है, उसको अगर हम बेचते हैं तो उसमें भी हम लोग क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, क्योंकि जो वो खाना पैकेट है वो भी किसी भी धूप से रिएक्शन करके, किसी भी चीज से रिएक्शन करके खराब हो सकता है, तो उसे भी एंटीऑक्सीडेंट करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव के रूप में एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं उन प्रोडक्ट्स में। द प्रोडक्शन एंड द एफिशिएंसी ऑफ द सेल एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी में सेल में डिफेंस सिस्टम डेवलप होता है। एंटीऑक्सीडेंट परफॉर्म माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन एंड लो मॉडरेट कंसंट्रेशन पार्टिसिपेट इन द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी हमारी बॉडी में मैकेनिज्म इसका जो एंटीऑक्सीडेंट होता है हमारी बॉडी में ना सिर्फ ऑक्सीडेशन को स्टॉप करता है, इसके साथ साथ हमारे शरीर में जो ऑर्गेनिज्म है, इन्फेक्शन है, माइक्रोबैक्टीरिया वगैरह का, ऑर्गेनिज्म का, उनको भी ये हमारी बॉडी को उनसे भी बचाता है। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट आर द थेरेपेटिक एप्लीकेशन। ये तुमने जान लिया कि ऑक्सीडेशन से बचाता है। अब हमारे शरीर में कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो ऑक्सीडेशन से क्या होती है? अब मैंने आपको कैंसर तो बता दिया, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन के कारण होती है। तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट के कारण, मतलब एंटीऑक्सीडेंट रहेगा, इसको इस्तेमाल करेंगे तो सभी बीमारियों को ठीक करेगा। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं, ऐसा कौन कौन सा थेरेपेटिक यूज है जो एंटीऑक्सीडेंट का हमारी बॉडी में है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो कौन कौन से एप्लीकेशन है बारी बारी से देखते हैं। पहला एप्लीकेशन है डायबिटीज के केस में, काउंटरएक्ट द इंक्रीज द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड डिक्रीज द एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस ड्यूरिंग द डिजीज, यानी डायबिटीज के केस में भी, हमारे डायबिटीज के केस में भी हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम लो होने लगता है क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। इस केस में डायबिटीज को भी काउंटर करने में हमारा एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है। एजिंग, मैंने कहा ना कि जैसे हमारे शरीर में धूप पड़ती है, यूवी रेडिएशन पड़ती है, हमारा शरीर झुलसता है, हमारे स्किन में ऑक्सीडेशन होता है, तो हमारा शरीर बूढ़ा होने लगता है। हम 30 साल की उम्र में भी 55-45 के लगने लगते हैं। उस केस में क्या होता है, एजिंग कहते हैं, उसे बोलते हैं एजिंग, उम्र का बढ़ना। तो लेकिन जब हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे तो बढ़ते उम्र मानो थम सी जाए, यानी आपका जो फैक्टर है वो सही रहेगा, आपके स्किन जवान रहेगी, आपको बुढ़ापे वाले सिम्टम नहीं दिखाई देंगे। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हमारे बॉडी में जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है वो भी एंटीऑक्सीडेंट के देने से सही होती है। रिड्यूस द साइज ऑफ एथेरोड्रमस लीशंस, इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड डिक्रीज एलडीएल ऑक्सीडेशन। हमारी बॉडी में एलडीएल ऑक्सीडेशन, लो डेंसिटी का ऑक्सीडेशन होता है, तो एचडीएल बनता है, सॉरी वीएलडीएल बनता है जो कि बहुत घातक है, उसको रोकता है। प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकता है। इसके साथ साथ हमारे जो घाव बन जाते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में, उसको भी ठीक करता है एंटीऑक्सीडेंट। अगला यूज है कैंसर। मैंने कहा ना कैंसर के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत बड़े रूप में। डीएनए डैमेज को रोकता है और एडवर्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी इनहिबिट करता है। न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज, जितने भी बीमारी है ब्रेन से डेवलप हो गई, मतलब ब्रेन के जो न्यूरॉन्स डिजनरेट होने लगते हैं, पार्किंसन डिजीज है ना, ये सब देखिए आप देखते होंगे बीमारियां जो है वो भी आपके एंटीऑक्सीडेंट देने से ठीक होती है। और कुछ अदर है, आंख की कोई दिक्कत है, अस्थमा है, इन्फेक्शन है, स्ट्रेस है, वो भी एंटीऑक्सीडेंट के इस्तेमाल से ठीक की जा सकती है, यूज करने से ठीक होता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल एंटीऑक्सीडेंट। एग्जाम में जब भी आपसे लॉन्ग में पूछेगा तो पूरा जितना मैंने आपको बताया उतना पूरा लिखिएगा। एक सवाल ले लेता हूं, गोरेलाल जी पूछ रहे हैं कि सर एजिंग को एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा एजिंग का मतलब क्या है, नाम से देखो, एज मतलब होता है उम्र और इंग लगा दिया मतलब बढ़ रहा है, उम्र का बढ़ना। तो एक तो होता है कि आप 40 साल के हो गए तो आपका शरीर 40 साल की तरह दिखने लगा, आप 50 साल के हो गए तो आपकी जो शरीर है, त्वचा है, 50 साल तरह दिखने लगी, ऐसा नहीं। लेकिन जब आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, लेकिन आपका उम्र, आपकी त्वचा, आपके बाल आपकी उम्र से ज्यादा बूढ़े होने लगे, यानी आप है 30 साल के, लगने लगे 50 साल के, तो इसी बढ़ते हुए फैक्टर को एजिंग कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं उम्र का बढ़ना। ठीक है गोरेलाल जी, समझ में आ गया? ये हो गया हमारा एजिंग क्या होता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा स्लो रख रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक है डाइटरी फाइबर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है कि डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, क्या इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या इसका फायदा और क्या है इसकी यूज। तो डाइटरी फाइबर से पहले आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कभी आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि चोकर वाला आटा खाइए, बहुत महीन आटा मत खाइए। चोकर या में फाइबर्स होते हैं और फाइबर वाले जैसे सलाद हो गए, कुछ सब्जियां हो गई, इसमें फाइबर होता है, वो हमारे बॉडी में जाके हमारे इंटेस्टाइन को, स्टमक को साफ करने में काम करते हैं, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए फाइबर्स हमारे बॉडी के लिए
बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तो डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर्स को डिफाइन कर लेते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर पॉलीसैकेराइड्स दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, आइदर सम ऑफ देम कैन बी डाइजेस्टेड थ्रू द कोलन। यानी इतने इसमें फाइबर्स होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता, जो फिजिकल एज इट इज बाहर निकल जाता है। इससे फायदा क्या है? अब आप कहेंगे जब एब्जॉर्ब नहीं होता फायदा क्या है? भाई किसी भी खाने में जब कार्बोहाइड्रेट जाता है तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है, कहां जा रहा है? ब्लड में, शरीर में मोटापा बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है। लेकिन जब हम फाइबर ज्यादा कर देंगे तो फाइबर हमारे खाने तो जाएगा, पेट तो भरेगा, लेकिन इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ब्लड में लिपिड की, कोलेस्ट्रॉल की और फैट की, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ेगी नहीं। खाना आप पेट भर खाएंगे लेकिन मोटापा नहीं बढ़ेगा। मुझे कितनी मजे की बात है ये हमारे, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होता है। Dietary fibers can also be defined as the part of the plant food that are different digested by the human digestive system. फाइबर्स उन्हीं को कहा जाता है जो प्लांट से मिलने वाले ऐसे पदार्थ जो मनुष्य के पाचन तंत्र के द्वारा पचाए नहीं जा सकते हैं, उन्हें ही हम डाइटरी फाइबर कहते हैं। ये हिंदी में इसका डेफिनेशन हो गया। दे कैन नॉट, इसमें बेसिकली होते क्या है, इसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन पाए जाते हैं। इसका बेसिकली सोर्स क्या है? अनाज, ब्रान, ये सब जो अनाज होते हैं वो इसके सोर्स। सॉल्युबल फाइबर फ्रूट से मिलते हैं, दालों से मिलते हैं। इनसॉल्युबल फाइबर सीरियल से, इन सब से जो होते हैं इसके सीड से मिलते हैं। कुछ डाइटरी फाइबर कौन कौन से फलों में होता है, जैसे कि अगर आपको फलों के बारे में बताएं तो अगर आप क्या खाते हैं, इसको क्या बोलते हैं भैया? आंवला खाते हैं, सेब खाते हैं, ठीक है, आप कीवी खाते हैं, अनानास खाते हैं, लेमन खाते हैं, बादाम है, अखरोट है, ठीक है, अंजीर है, काजू है, ब्रोकली है, पालक है, सॉरी पालक नहीं, यहाँ पे गाजर है, अनाज है। ये सब चीज खाने से आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में फाइबर प्राप्त होता है, जो कि आपके हेल्थ के लिए सही है। और फाइबर ज्यादा खाने से आपकी बॉडी में फैट नहीं बढ़ेगा, आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जनरली कार्बोहाइड्रेट कैन बी डिवाइडेड टू द टू ग्रुप्स, डाइजेस्टिविटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हमारे पेट में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, डाइजेशन के आधार पर, पाचन के आधार पर हम इसको दो ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप क्या है? द फर्स्ट ग्रुप इज नॉन स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट, जिसे नॉन फाइब्रस पॉलीसैकेराइड्स भी कहते हैं, या सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे पेट में जाएंगे, एब्जॉर्ब होंगे और ग्लूकोज बढ़ाएंगे, हमारी बॉडी को फैट को बढ़ाएंगे। जबकि जो सेकंड ग्रुप है वो जो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो फाइबर्स कैटेगरी में आते हैं। थेरेपेटिक एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। अगर हम डाइटरी फाइबर खा रहे हैं तो हमारे शरीर में क्या इसका एप्लीकेशन, कैसे ये हमें फायदा पहुंचा सकता है, कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है? तो डाइजेस्टिव हेल्थ एंड गट माइक्रोवॉल्यूम्स, हमारे पेट में इंटेस्टाइन के लिए अच्छे हैं, क्योंकि जब फाइबर निकलता है तो जब इस इंटेस्टाइन में जमा हुआ कचरा है, साइड में डेब्रीज है, वो भी साफ होता है। इंटेस्टाइन के लिए, डाइजेशन के लिए अच्छा है। फीकल बल्किंग रिड्यूस, कॉन्टैक्ट टाइम रिड्यूस, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। अगर किसी को कब्ज की समस्या है तो उसको भी ठीक करता है। रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ सीवीडी एंड रिस्क फैक्टर, हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको दूर करता है, उसे कम करता है। बॉडी के वेट को मैनेजमेंट करता है, जिस शरीर में अगर किसी का भार बहुत बढ़ रहा हो, वो फाइबरस फ्रूट खाए तो उसका वेट घटने लगेगा। इंप्रूव्स ग्लूकोज रिस्पांस, इंसुलिन टॉलरेंस, हमारे शरीर में ग्लूकोज को रिस्पांस को बढ़ाएगा, इंसुलिन टॉलरेंस को बढ़ाएगा, जिससे कि शुगर की दिक्कत जो है वो भी ठीक हो सकती है, डायबिटीज की। ग्लूटाजन कार्सिनोजन बाइंडिंग कैंसर प्रिवेंशन, इसका इस्तेमाल करने से कैंसर भी देखा गया है कि बहुत हद तक ठीक होता है। ये पूरा का पूरा इसका एप्लीकेशन है, थेरेपेटिक यूज। तो हम लोगों ने आज की क्लास में क्या पढ़ा दोस्तों? पहला तो हम लोगों ने पढ़ा क्या, हमने एंटीऑक्सीडेंट पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। दूसरा हमने पढ़ लिया फाइबर्स। अब हम बात करने वाले हैं, तीसरा टॉपिक है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके कैप्सूल्स बहुत आते हैं मार्केट में, आजकल बहुत सारी कंपनी है जैसे एम्बे वगैरह इसके कैप्सूल्स बेचती है, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, गोललाल जी कह रहे हैं सर डाइटरी को इनसॉल्युबल और सॉल्युबल में डिवाइड किया जा सकता है। नहीं, डाइटरी फाइबर जो है वो इनसॉल्युबल ही होता है। कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांट सकते हैं, एक सॉल्युबल एक नॉन इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबल है वो प्राइमरी है और वो फाइबर नहीं होते, जो इनसॉल्युबल होते हैं वो सेकेंडरी और वही फाइबर होते हैं, ठीक है। तो वे हमारे जो लेकिन हम फाइबर्स को कैटेगराइज नहीं कर सकते, वो केवल कार्बोहाइड्रेट। अगला है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड्स क्या है, हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, हमारे शरीर में बहुत बेनिफिशियल है, इनके बारे में हम जानते हैं। व्हाट इज द ओमेगा 3 फैटी एसिड? तो जिसमें कार्बन की लंबी चेन हो, ठीक है, उसे हम फैटी एसिड्स कहते हैं। इसमें ओमेगा पोजीशन में आपको याद होगा अल्फा बीटा गामा ओमेगा, तो ओमेगा पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, इसलिए इसको ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं।
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दिस इज कॉल्ड प्यूफा, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं प्यूफा, PUFA, प्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, यानी व्हाट इज द अनसैचुरेटेड, जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड है वो सैचुरेटेड, जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल है वो अनसैचुरेटेड। जितना ज्यादा अनसैचुरेटेड है वो हमारे बॉडी के लिए उतना ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो इसमें विथ लीस्ट डबल बॉन्ड बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ ओमेगा कार्बन। क्यों इसका नाम पड़ा है ओमेगा फैटी एसिड, तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप के बाद जो थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए इसको ओमेगा फैटी एसिड्स कहते हैं, ठीक है। Omega fatty 3 acids play a critical role in the metabolism and cellular function and they are available as a daily supplement. ये बहुत अच्छे डेली सप्लीमेंट है। इसके कैप्सूल को आप रोज खा सकते हैं, एक कैप्सूल तो कम से कम पर डे खाइए, या फिर आप इसको फूड से भी ले सकते हैं। जो लोग मछली वगैरह खाते हैं उन्हें बहुत अच्छा होता है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। फिश ऑयल कंटेन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ओमेगा फैटी एसिड, ईच ऑफ हैज डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल इफेक्ट। जो मछली खाते हैं, मछली का तेल का कैप्सूल वगैरह खाते हैं, उसमें फैटी एसिड बहुत ज्यादा होता है ओमेगा 3 और इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी। फिश ऑयल इज डिराइव्ड फ्रॉम द टिश्यू ऑफ ऑयली फिश, ठीक है। किसी मछली के तेल से मछली निकाला है, मछली से मछली का तेल निकाला जाता है, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक बहुत बड़ा सोर्स है, रिच सोर्स, ठीक है। मछली से मिलता है। फ्लैक्सीड, आपने देखा होगा तिल्ली आती है, तिल्ली, तिल्ली के तेल में मिलता है। अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और कुछ जो मटर्स की पालियां होती है, एडामास होते हैं, उससे मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप बेसिकली आप मछली खा सकते हैं, वेजिटेरियन है तो आप फ्लैक्सीड या वॉलनट वगैरह यूज कर सकते हैं, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छा होता है। गोरा के क्वेश्चन और ले लेते हैं। सर अल्फा डीएचए क्या होता है? बेटा डीएचए क्या होता है? डीएचए का फुल फॉर्म होता है डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, क्लियर हो गया? डीएचए, डीएचए भी एक प्रकार का ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो डीएचए का नाम क्या है? डोकोसा। डोकोसा मतलब कितना होता है? 20, और हेक्सेनोइक मतलब 6, तो 20 6 26। जब कार्बन की चेन 26 कार्बन की चेन होती है उसी को हम डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड कहते हैं। अगर उसके अल्फा पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप लगा है तो उसे अल्फा डीएचए बोलेंगे, ओमेगा पे लगा है तो उसको ओमेगा डीएचए बोलेंगे। वो कार्बन की चेन के आधार पर डिवाइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछ रहे गोरेलाल जी, मतलब आपको पढ़ाई में काफी अच्छा इंटरेस्ट आ है, ठीक है। ये कुछ हो गया एग्जांपल। अब सोर्सेस क्या है? प्लांट से बेसिकली फ्लैक्सीड, बेसिल, ब्रोकली, स्पर्मिट, वॉलनट, कलीफ्लावर, चिया सीड, विंटर स्क्वाश, स्पिंच, पंपकिन सीड, इन सबसे प्लांट्स ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। जबकि एनिमल में बात करें तो सैल्मन फिश है, टूना फिश है, मैकरल फिश है, सर्डिन फिश है, इनसे मिलता है। कुछ समुद्री शैवालों से मिलता है, जैसे कि सेवीड, नोरी, स्टार्विना और ट्रोलेरा, इन शैवालों से भी बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड प्राप्त होता है। क्या इसका थेरेपेटिक एप्लीकेशन है? अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड का हम लगातार इस्तेमाल करते हैं तो क्या फायदे हैं? पहला, हार्ट की प्रॉब्लम को दूर करेगा, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया टाइप 2 डायबिटीज को ठीक करेगा, कैंसर, एल्जाइमर डिजीज को ठीक करेगा, डिप्रेशन को ठीक करेगा, मैटरनल हेल्थ को ठीक करेगा प्रेगनेंसी के दौरान, कंडीशनल बेनिफिट करेगा प्रीबायोटिक से, हार्ट फेलियर को ठीक करेगा, रेमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक करेगा, अस्थमा को ठीक करेगा, एपिलेप्सी को ठीक करेगा। भैया बहुत बड़ा रोल है इसका, ठीक है, बहुत ज्यादा वाइड रोल है अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड खाते हैं, ठीक है। अब एक शैवाल की बात कर लेते हैं। समुद्री शैवाल है स्पाइरुलिना, जो कि बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच कंपाउंड है। अगर आप इसको खाते हैं, इसको समुद्री शैवाल से मिलता है, बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, बहुत सारी चीजें से पाई जाती है। तो ये भी एग्जाम में कभी स्पाइरुलिना को शॉर्ट में पूछता है, तो देख लेते हैं व्हाट इज द स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना इज अ माइक्रोस्कोपिक एंड फिलामेंटस साइनोबैक्टीरियम, यानी एक तरह का साइनोबैक्टीरियम स्पीशीज से होता है। इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है, इसको इस्तेमाल किया जाता है फूड की तरह, बहुत सेफ होता है हमारी बॉडी के लिए। तालाबों से, समुद्रों से इसको बेसिकली निकाला जाता है। पोटेंशियल हेल्थ क्या है स्पाइरुलिना का? इसमें बेसिकली इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एसेंशियल अमीनो एसिड, मिनरल्स, फैटी एसिड, विटामिन, पिगमेंट्स, कई चीजें पाई जाती हैं। पूरा पैकअप है सबका, इसलिए बहुत अच्छा फूड माना जाता है। ये देखिए, आपने देखा होगा एक समुद्री शैवाल, इसका कैप्सूल वगैरह मार्केट में खूब बिकता है, बहुत ही महंगा कैप्सूल बिकता है भैया। द मेजर पैप्टिक कंपोनेंट ऑफ स्पाइरुलिना क्या होता है? प्रोटीन। इसमें बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन होता है, इसका नाम होता है थायोसाइनिन, सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड और गामा लिनोलेइक एसिड। ये तीन चीजें बेसिकली स्पाइरुलिना में पाई जाती है, ठीक है। ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह काम करता है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है। बाकी इसके साथ साथ ये हमारे शरीर में कई अलग अलग बीमारियों को भी ठीक करने के इस्तेमाल किया जाता है। हेपेटिक इस्तेमाल से एंटी कैंसरस है, इम्यून सिस्टम का बूस्टर है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक है, करेक्शन माल न्यूट्रिशन केस में, एंटी एजिंग इफेक्ट देने में, गैस्ट्रिक अल्सर के केस में,
मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के केस में, डायबिटीज के केस में, कार्डियक डिजीज के केस में, प्रोबायोटिक के केस में कई तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा स्पाइरुलिना। कुछ और टॉपिक है जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड के बारे में जान लेते हैं। तो कार्टिकोस्टेरॉइड भी क्या है, एक बेसिक सोर्स बेसिकली ये हमारे ऑरेंज रेड प्लांट पिगमेंट से मिलते हैं स्टेरॉइड बेसिकली। ठीक है, ये भी कुछ हर्ब्स हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया, एल्गी, प्लांट के अंदर ऑटोमेटिक सिंथेसाइज होते हैं, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बेटा युवराज, सोलो स्पीड ही कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टॉपिक बहुत बोरिंग सा है, थ्योरेटिकल पोर्शन इसलिए बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड एनिमल्स के साथ कभी भी कैरोटीनॉइड्स नहीं प्राप्त होगा, यानी कैरोटीनॉइड अगर आपको खाना है तो सिर्फ आपको प्लांट पर ही निर्भर रहना। कौन कौन से प्लांट है जिससे मिलता है कैरोटीनॉइड, आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली आपके सामने गाजर है, एप्पल है, पंपकिन है, नींबू है, कोहड़ा है, कद्दू है, इन सब से कैरोटीन बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ एस्टाजेंथिन हो गया जैसे एल्गी, सैल्मन। बीटा कैरोटीन जो है वो कैरेट से, मैंगो से, पंपकिन से, स्वीट पोटैटो से। और ल्यूटिन जो है वो अवगाद्रो से, अंडे से, पालक से, तुलसी से। लाइकोपीन जो है वो टमाटर से, पपाया से, वाटरमेलन से, रेड कैरेट से। और जियाजेंथिन जो है वो अंडे से, ऑरेंज से, गार्लिक ब्रेड से, इन सब से प्राप्त होता है। कौन कौन से हो गए कैरोटीनॉइड, जियाजेंथिन, लाइकोपीन, ल्यूटिन, बीटा कैरोटीन और एस्ट्रोजेंथिन। इसका नाम याद रखिएगा, ये सभी के सभी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरोटीनॉइड्स। इसका ये बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, कहां कहां पे इस्तेमाल होता है, इम्यून रिस्पांस में, सेल साइकिल में, सेल डिफरेंशिएशन में, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी में, इन सब का इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा सोयाबीन। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट हर्ब्स है आपके टॉपिक में उनको मैं पढ़ा रहा हूं। तो सोयाबीन जो है वो से ग्लाइसिन मैक्स भी कहते हैं। ग्लाइसिन मैक्स है, ये एक फसल है जो कि बेसिकली खेती की जाती है सोयाबीन की। आपने सोयाबीन के तेल आपने इस्तेमाल किए होंगे, वो ग्लाइसिन मैक्स प्लांट का नाम होता है। इसकी खेती होती है बेसिकली एशिया में और करीब 5000 सालों से, और चाइना में बहुत ज्यादा इसकी खेती होती है। तेल ज्यादा एक्सपोर्ट वहीं से होता है। इसमें वेजिटेबल ऑयल मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, और ये एक बहुत अच्छा फूड माना जाता है। अब देखिए ये सोयाबीन की फली है और इस फली को निकाल करके, इसको तेल निकाल करके फिर इसकी खली से सोयाबीन का बनाते हैं जो आप लोग सब्जियां बना खाते हैं। ये इसका सोयाबीन का हो गया पूरा। क्या क्या यूज है, करीब 35 से 40% प्रोटीन है, 20% लिपिड है, 9% डाइटरी फाइबर है। मैंने कहा डाइटरी फाइबर इंपॉर्टेंट है, और करीब 8.5% इसमें मॉइस्चर होता है, वाटर की कमी को भी ये पूरा कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके कंपोजिशन में बेसिकली क्लाइमेट के हिसाब से चेंज होता है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। चाइना का सोयाबीन और इंडिया का सोयाबीन में क्लाइमेट चेंज है तो थोड़ा सा कंपोजिशन भी बदलता रहता है। इसमें सैचुरेटेड फैट वगैरह बेसिकली पाया जाता है। ठीक है, ये बायोलॉजिकली एक्टिव है। सोयाबीन जो है वो ग्लोबली जो हेल्दी डाइट की तरह इस्तेमाल करते हैं। फोलिक एसिड आइसोफ्लेविन कंटेंट से पाया जाता है। ये फीमेल्स के लिए भी, प्रेग्नेंट है उनके लिए बहुत हेल्दी है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो अमीनो एसिड्स, ढेर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, इसलिए हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। कुछ थेरेपेटिक एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें आइसोफ्लेविन है, बायोएक्टिव पेप्टाइड है, सैपोनिन है, प्रोटीज इनहिबिटर है, जो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियों में इसका इस्तेमाल करते हैं, जो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंटी डायबिटिक है, एंटी कैंसर है, हार्ट डिजीज के केस में, इम्यून स्टिमुलेंट में, एंटी ओबेसिटी में, एंटीऑक्सीडेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सब एग्जाम में शॉर्ट में पूछेगा, भाई डाइटरी फाइबर पे क्वेश्चन लिखो, सोयाबीन पे लिखो, स्पाइरुलिना पे लिखो, तो आपको यही पॉइंट लिखने हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, फिर अगला है आपका गार्लिक, लहसुन। लहसुन आप जानते हैं कि लहसुन क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्या है। ठीक है, और लहसुन देख लेते हैं दोस्तों। ये लहसुन आपने देखा है, खाया है, सब लोग मसाले में खाते हैं, सब लोग सब्जियों में खाते हैं। तो गार्लिक जो है बेसिकली ये लैटिन शब्द, इसका प्लांट का नाम है एलियम सटाइवम, और जो फैमिली होती है गार्लिक इसकी जो होती है क्या होती है, लिलिएसी फैमिली होती है, उससे प्राप्त होता है एलिएसी फैमिली होती है, एलिएसी। ठीक है, गार्लिक लहसुन जो है बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये दवा की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम खाने के साथ साथ। और करीब इसमें 100 बायोलॉजिकल यूजफुल मेटाबोलाइट्स होते हैं, एक नहीं 100। लहसुन एक बहुत अच्छी औषधि है। इसमें एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड एलिसिन होता है, जो लहसुन का थोड़ा सा तीखापन होता है ना, वो एलिसिन के कारण ही होता है। क्या क्या इसका थेरेपेटिक यूज है, एंटी हाइपरटेंसिव है, हेपेटोप्रोटेक्टिव है, एंटी डायबिटिक है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये सभी इसके दोस्तों इफेक्ट। तो ये रहा बाकी का पूरा चैप्टर। कुछ 5-6 टॉपिक्स थे जिनको हम लोगों ने पढ़ा और खत्म किया। एक बार ये वीडियो को फिर से देखिएगा, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा, और इसके नोट्स को देखिएगा, इसको याद कीजिएगा, बहुत आसान है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, और चैप्टर नंबर 9 हम लोगों ने खत्म कर दिया।